हमारे साथ इस वक्त पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब खरी जी जुड़े हुए हैं। सर, मालवा निमाड़ की लगातार आपकी यात्रा जारी है मध्य प्रदेश में। कई जगह कल आपने बातचीत की, जनता की लफ्ज़ सुनी, नेताओं से मिली। क्या कहना चाहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया है? यहाँ तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू तो ये है कि यहाँ भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और दोनों ही सरकारों ने जनता के लिए योजनाओं की भरमार कर रखी है। अब उन योजनाओं का असर समझने की जरूरत पड़ेगी। यूथ क्या कह रहा है उन योजनाओं को लेकर के, उनकी सरकार से किस तरह की अपेक्षा यहाँ है और वहाँ है। दूसरा क्या, कांग्रेस यहाँ पिछली बार अपने बीजेपी दर्ज करा चुकी है, फिर उसके बाद जो भी उठापटक हुई तो उसमें फिर भाजपा सरकार शुरू हुई और वही इस बार फिर चुनाव में आ रही है। तो यहाँ भी कांग्रेस आज भी उसी मूड में दिख रही है कि जो पिछला मूड था कि जो नुकसान हमको पिछली बार हुआ या जहाँ हम ठगा गए थे हमें उसको रिपेयर करना है मानो, या हमें पुरानी अपनी स्थिति को वापस लाना है। उस दृष्टि से ही मैं इसको मूल रूप से समझना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है कि भाजपा ने अपने हारे हुए कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जो राजस्थान में नहीं हुई थी। अब मैं उन हारे हुए उम्मीदवारों से भी अलग से बात करने में रुचि रखता हूँ कि वो क्यों तो हारे थे, क्यों उनको दोबारा अवसर दिया और उस अवसर का वो किस तरह से लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ लोगों ने तो कहा साहब हम तब वापस जीत के ही आएंगे, हार के हमारे कुछ कारण ऐसे थे जो पार्टी के नहीं थे। वातावरण के हिसाब से हम देखें तो अवसर कुछ ऐसे बने कि हमको हारना पड़ा, पर हम नहीं हार रहे। यही बात हमको कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी थे जो वापस चुनाव लड़ने की तैयारी में है, हालांकि उनके नाम भी जारी नहीं हुए, फिर भी उनका भी हौसला वही है कि हम भी पहले जीते थे वही जीत हमारी हम बरकरार रखेंगे। जो तीसरा फैक्टर भी यहाँ इंटरेस्टिंग उनको दिख रहा है कि जो सिंधिया जी पिछली बार अपने साथियों को लेकर के और बीजेपी में आ गए थे, तो वो जितने साथी थे उनका भविष्य क्या जनता आंक रही है, तो बड़ी निर्णायक भूमिका आने वाले सरकार के लिए निभाने वाला है। तो मुझे लगता है, और ये इलाका पूरा आदिवासियों का है। पिछले बार इस इलाके में भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ लोगों ने तोड़ फोड़ भी की थी, जिसकी वजह से कई सारी सीटों को नुकसान हुआ और वे कांग्रेस की जेलों में गई थी। ये सब भाजपा वाली बता रहे हैं। यहाँ पर रात तक भी हम कोई बातें कह रहे थे कि हम हार नहीं रहे थे, हरवाए गए थे। फिर आदिवासियों के लिए जो होने वाला विकास है उसकी परिभाषा भिन्न है। इंदौर भोपाल में जो बैठा है उसकी विकास की परिभाषा भिन्न है। अब हम कहें हमने बहुत विकास कराया, इसका मतलब होगा हमने सड़कें बनवा दी और पुल खुलवा दिए और छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खुलवा दी, शहर का विकास दूसरा होगा। तब यहाँ का जो यूथ है वो नई सरकार से क्या उम्मीदें कर रहा है। फर्क मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, तो उस मापदंड पर सरकार कितना खरे उतर पाई है? क्योंकि मैं 24 घंटे से आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, लोग इन बातों का भी जिक्र करते हैं। जैसे सड़कों के मामले में तो सब लोग बहुत थे कि जितनी सड़कें इस बार बनी उतनी सड़कें कभी बनी नहीं थी। कई जगह कुछ अस्पताल भी छोटे खुले गाँव में सुविधाएँ कुछ आई हैं। अब प्रश्न यही है कि जो योजनाओं में एक योजना की चर्चा मुझे सब जगह सुनने को मिल रही है, उनकी लाडली योजना, लाडली बहना, लाडली बहना, वो मुझे सब तरफ आवाज़ में सुनाई दी। बाकी के ऊपर सबके अपने अपने प्रश्नवाचक चिन्ह भी हैं। किसानों को लेकर सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ हैं कि किसानों को मुआवजा, किसानों की फसलों का बिना बीमा का मुआवजा, किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा जो पिछले 5 साल में क्या था, उसके पहले 5 साल में क्या था, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनको समझने की जरूरत पड़ेगी।
मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा कि हम ये समझ पाएँ कि हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं। ये हमारा प्रयास। तो मेरा अंतिम प्रश्न है, आप हमेशा युवाओं को जोड़ देते हैं कि पढ़ा लिखा युवा राजनीति में है, आना चाहिए। तो कल से आप लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में हैं, युवाओं का क्या रुझान? युवा भी मुझे मूल रूप से लग रहा है कि जाति के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा। वो जाति से अलग हो करके अपने भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्रित नहीं कर पा रहा है मतदान की चुनाव के हिसाब से कि मेरे नई सरकार मेरी आवश्यकताओं को कितना समझेगी और कितना पूरा। जब आप जातिगत आधार पर आ जाते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है कैंडिडेट की। तो जाति का ही होना जरूरी है, फिर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है उसकी चिंता ही खत्म हो जाती है। जब युवा भविष्य को देखेगा तो वो समझेगा मेरा कैंडिडेट समझता भी है नहीं, को जमाने के बाद वो मोबाइल को भी समझता है नहीं, मेरा अर्थ है, तो वो उस तरह से समझेगा। वो अपनी स्थिति मुझे आज भी दूर दिखाई दे रही, अभी नहीं समझ पा रहे। तो अभी तो देखिए क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं। सर अंतिम प्रश्न, आपने अभी सिंधिया फैक्टर का जिक्र किया, सिंधिया फैक्टर का भी आपने जिक्र किया, इसका भाजपा को इन चुनाव में फायदा मिलने वाला है या कांग्रेस लंबा नुकसान उठाने वाली है? लेकिन कांग्रेस को भी नुकसान होता हो तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लोग वापस कुछ लोग तो कांग्रेस में जा भी सकते। पर वो जो मतदाता है, हमें तो भाजपा कांग्रेस की चिंता नहीं करनी। अपने को मतदाता अपने को तो हमेशा मतदाता की भाषा में ही समझना पड़ेगा परिस्थिति। ये तो आते हैं और जाते हैं, इनकी तो काम सत्ता की लड़ाई, जो लड़े कुर्सी के लिए। हमको लग रहा है कि इनकी लड़ाई में आम आदमी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अब आम आदमी जिसने भी विधायकों को जिनकी भेजा कांग्रेस में और जो बाद में, तो इसको हम धोखा करेंगे मतदाता के साथ, उन विधायकों तो उनके साथ अपने मतदाता क्या व्यवहार करता है, उनको माफ़ करता है नहीं करता, या उन सीटों पे किस तरह प्रतिक्रिया दिखाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये छोटा फैक्टर नहीं क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, वो संख्या बहुत बड़ा आदमी होती है। इसे बहुत मूल में हो सकता है खुद सूर्या जी की स्थिति भी कुछ बहुत सामने आ गए और चुनाव लड़ने से नहीं बचे। तो ये थे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक दल नहीं बल्कि मतदाता महत्वपूर्ण होते हैं। हमने जिलों के हालात जो बताए हैं, एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसने पूरे ज़िले को, मध्य प्रदेश को तो तबाह किया ही किया है, देश भी हुआ है। लेकिन अभी जो वर्षा हुई, इससे किसानों की जो फसलें हैं खरीफ की, जहाँ कपास हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, तबाह हो गई है। उसके बाद सरकार की चूक के कारण सरदार सरोवर बांध में पानी, ऊपर के 4 गेटों का पानी छोड़ दिया, सरदार सरोवर बांध का पानी छोड़ा नहीं। तो सरकार का जो अनुमान था 138 मीटर तक डूबा, 145 मीटर तक पानी भरा गया। और जो मकानों के ऊपर पानी भर के पूरे जलमग्न हो गए, गांव के गांव, और नाव उस पर चलाना पड़ी। तो हमारा है कि सरकार ने 4 बांध, ओंकारेश्वर बांध, पुनासा बांध और उसके बाद बरगी बांध, इन बांधों का पानी छोड़ दिया और सरदार सरोवर का बांध का पानी नहीं छोड़ा। तो नर्मदा किनारे के सारे गांव, खेती सब जलमग्न हो गए और बाकी जो वर्षास ने ये खरीफ की फसलें नष्ट कर दी है। बाकी का काम महंगाई है, बेरोजगारी है और जिले में करप्शन भी खूब हो रहा है। सरकार नाम की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। लगभग हजारों की संख्या में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार खत्म। जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से व्यवहार बोलता है, प्रेम बोलता है, इसलिए अच्छाई भी सामने आती है।
जो यात्रा निकाली गई है वाकई में पूरे मध्य प्रदेश बड़वानी जिले में धूमधाम से 12 बजे रात तक जनता रास्ता देखती रही और यात्रा अच्छी सफल रही है। अच्छा, क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर भी आम जनता भी उनसे मुलाकात करते रहे, बाढ़ को लेकर कई तरह की समस्या आई। देखो, बाढ़ बार बार नहीं आती, ये तो भगवान की जो है, पर जो बाढ़ आई है इसके लिए भी मध्य प्रदेश का मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने सभी पूरे सर्वे करवा कर, सर्वे के बाद में सभी सामने जो भी जिसकी मकान गया है, जिसके ढोर वगैरह गया है, फसल गई, उसका मुआवजा हम लोग दिलाया जाएगा। और हमारी जो मंशा है कि इस बार जो टापू में जो लोग टापू में फंस गए, उस टापू से भी निकाल कर दूसरी जगह बसाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज हमारे आदरणीय पत्रिका के गुलाब चंद जी कोठारी बाबूजी यहाँ आए और उनकी भी जो यात्रा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों की भी मुलाकात हुई और काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई। गरीबों के हित में भी चर्चा हुई, किसानों के हित में भी चर्चा हुई और जो समस्या है यहाँ क्षेत्र की, उस संबंध में भी हमने बाबूजी को बताया। उन्होंने गंभीरता से लिया, क्योंकि पत्रकारिता ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का और हमें पूरा विश्वास है, काफ़ी सुलझे हुए हैं बाबूजी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी यहाँ की लोकल समस्याओं को वो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से वो उठाएंगे और उसका हल करेंगे। विद्वजनों का अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। एक सुअवसर है, ईश्वर ने हमको एक समाज के लिए साथ बिठाया है। कलम की तो परिचय आप दे चुके हैं हमारे को कि दिल को जलाएंगे तो उस रोशनी को लिखना है, नहीं तो लहू को शाही में बहाना। सही पूछे तो समाज जिंदगी का मूल केंद्र है, हम नाम उसको अलग अलग देते हैं। बिना समाज की ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, न घर चल सकता है, न जीवन चल सकता है, न समाज चल सकता है। समाज ही की है, और मानव के मन में जो भी भाव है उसके आदान प्रदान का अगर कोई माध्यम है तो वो संवाद है। उसको आप साहित्य भी कह सकते हो, उसको कविता भी कह सकते हो, उसको पत्रकार, मतलब अलग अलग कपड़े पहनने से नाम बदल रहा है। जैसे अब राजनीति में कोई ये कांग्रेस है, बीजेपी है, ये वो है, वही वाली बात है। यही फ़र्क यहाँ भी है, लेकिन मूल में इंसान है, ये बात समझने की मोटी। और इसके बियॉन्ड अगर हम समाज के केंद्र में इस मन को, दिल को बना के रखेंगे तो संवाद गहरा होगा, दूरगामी होगा और जोड़ने वाला होगा। उस समाज को अगर हम दिमाग से चलाएंगे तो वो तोड़ने वाला होगा, वो गर्मी पैदा करेगा, वहाँ मिठास नहीं है। और जीवन का जो सुख है वो केवल मिठास में, उसके दो पर्यायवाची नहीं हो सकते। उस दृष्टि से मेरे तो एक अनुभव यहाँ तक है कि मैं यूँ शरीर से पुरुष तो हूँ, पर सही संवाद करने के लिए मुझे स्त्री बनना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष दिमाग से चलता है, स्त्री मन से चलती है, और संवाद भावनाएं केवल मन में होती है, दिमाग में होती ही नहीं है। अगर मुझे किसी को राजी करना है अपनी कलम से, अगर मुझे किसी के मन को रिझाना है तो मुझे संवाद अपने मन से करना पड़ेगा। अगर और कहीं से भी किया तो मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे भक्ति हो, पूजा हो, कुछ भी माने, संवाद मातृत्व से शुरू होगा। आपके पास वात्सल्य होना चाहिए, क्या दे रहे हैं आप, उसके
भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए देना होगा, सींचना होगा उसको, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मान सकते। मेरी बात से अगर हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, मातृत्व में क्या है? दर्द को समझना। माँ बच्चे के बिना बोले समझती है कि ये क्यों रो रहा है, यही मातृत्व। और आपकी कलम के अंदर अगर वो बहने लग जाता है तो आपका समाज उस वात्सल्य से, प्रेम से, दया से, जो भी श्रद्धा से, स्नेह से, जो भी नाम आप दें, एक सूत्र में बंध कर, जो मान लो जैसे फिर एक वृक्ष के जैसे बड़ा हो जाता, वहाँ दो कुछ भी दिखाई नहीं देते, सब एक में सिमट कर आ जाते हैं। और इसीलिए एक को हम बहुत शाम, हमारे सारे वेदों का निचोड़ है, तो दूसरा नहीं, एक ही है कि जो कुछ एक है उसमें सब समाहित है। वो एक, हम सब एक बीज रूप हैं, बीज भी एक है, वही पेड़ बनता है। आज हम जितने भी, आप जितने लोग आप कहने को कह रहे हो कि हम अखबार पढ़ के आते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से हम सब उस एक ही पेड़ के हिस्से हैं। जड़ अलग होगी, टहनियाँ अलग होंगी, पत्ते अलग होंगे, तो हम मान लें कि यहाँ बैठे हुए पत्ते यहाँ तक फैले हुए हैं, तो इतना बड़ा वृक्ष है ये, तो हम दो नहीं हैं। संवाद का यही प्रमाण भी यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में एक बड़े परिवार के जैसे चारों तरफ फैले हुए हैं। पर फिर वहीं आया लास्ट सेंटेंस मेरा कि हम जब उस एक पे टिकेंगे, जब हम मन से मन ही ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अब उसी मन पे आ जाएंगे। बीज हैं तो जमीन में गड़ेंगे, उसके बिना पेड़ नहीं बन सकते। जो खुद के लिए जिएगा वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। जो खुद को भूल के ईश्वर के लिए जिएगा, जो अपना फल नहीं खाना चाहेगा, वही वृक्ष बनेगा, वही समाज को फल देगा, छाया देगा, पक्षियों को नीड के लिए जगह देगा, और वही पत्रकार होगा, वही साहित्यकार होगा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। शायद इसके बियॉन्ड तो फिर ईश्वर ही रहेगा। नमस्कार।